are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। राज्यसभा में ऐतिहासिक फैसला, वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ पास। 128 वोट बिल के पक्ष में, 95 वोट बिल के विरोध में। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बनेगा। Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. बीजेपी सांसद बृजलाल बोले, ये बिल ऐतिहासिक है। ये गरीब और पिछड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाएगा। ओबीसी और पसमानदा समुदाय के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में भागीदारी यानी हिस्सा मिलेगा। ये बिल पास हुआ, ऐतिहासिक बिल है। और ये ऐतिहासिक बिल कल लोकसभा भी चली 2:45 बजे तक, और अब टाइम हो रहा है 4 से ऊपर, लेकिन ये बिल पास हुआ है। जल्दी ये लागू होगा। और ये एक ऐसा बिल है जिसमें गरीब, पिछड़े मुसलमानों को इसमें फायदा होगा। साथ ही साथ जो पुराना वक्फ था 1995 एक्ट, जिसमें जहां चाहते थे उसकी जमीन पर कब्जा होता था, उससे मुक्ति मिलेगी। अलीगढ़ यूपी से दारा शिको फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने कहा, वक्फ बिल 2025 राज्यसभा में पारित हो चुका है और गरीब तथा पसमानदा मुस्लिम बहुत खुश है। वक्फ बिल 2025 एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। हमने पटाखे फोड़े, दिए जलाए और मिठाइयाँ भी बांटी। संशोधन बिल पास हुआ और आज राज्यसभा में पास हो गया। देश के अंदर खास तौर से पसमानदा और गरीब मुसलमानों में खुशी की लहर है। और हमने भी आज मिष्ठान वितरित किया है, आतिशबाजी की है। और जिस तरीके से मुसलमानों के विकास के रास्ते में एक अंधियारा था, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। उसी क्रम में हमने भी आज वक्फ संशोधन बिल की एक रोशनी जलाकर खुशी का इजहार किया है, आतिशबाजी की है, पटाखे छोड़े और मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। लड्डू भी बांटे हैं। और उसके अलावा जो छदम सेकुलर दल और कुछ कट्टरपंथी मौलाना मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए, देश के मुसलमानों से एक छोटी सी अपील है कि अपनी जो वास्तविक हकीकत है उसको पहचाने, वक्फ को पहचाने। अब जो वक्फ संशोधन बिल पास होगा तो बिल्कुल यकीन रखिए कि इसके अंदर मुसलमानों के विकास का रास्ता जरूर खुलेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पारित को लेकर आप सांसद संजय सिंह बोले, आज बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। संख्या बल के सहारे एक असंवैधानिक बिल पास किया गया। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। बिल में चौंकाने वाले प्रावधान है। हम आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं। बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और प्रवक्ता यासूफ अब्बास ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने अपेक्षित रूप से चर्चा में भाग नहीं लिया। यदि ये बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अगला कदम जो होगा कि हम ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके बाकायदा हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल सही बात है, मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए। जिस इशू के ऊपर आपके हाउस में बहस हो रही है 8 घंटे की, और पूरी तरीके से दूसरा दिन हो गया बहस होते होते, रात का 1:30 बज गया, 1:45 बज गया, और जिस तरीके से अपोजिशन ने मुद्दे पर बात नहीं रखी और उल्टी सीधी बातें इधर उधर की करते रहे, वो बड़े अफसोस का विषय है।
क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समुदाय इस वक्त उसकी निगाह पार्लियामेंट के ऊपर थी और उन नेताओं के ऊपर थी जिन नेताओं को वोट दे के वो संसद तक भेजते हैं कि उनके सांसदों ने क्या किया। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से बात रखना चाहिए थी वैसे बात नहीं रखी गई। और अगर सुनी ने मजबूती से बात को नहीं रखा तो चुनाव में सबको देखिए एक दिन आना है, राज्यसभा वालों को तो नहीं आना है मगर लोकसभा वालों को तो मैदान में आना है और हमेशा तो वो सांसद रहेंगे नहीं। लिहाजा फिर आवाम उनसे पूछेगी कि जिस वक्त हमें ज़रूरत थी आपकी उस वक्त आपने क्या किया। इस तरीके से किरण रिज्जू ने कल ये कहा कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है और मैं दोनों को एक करना चाहता हूँ। उनको कुछ मालूम ही नहीं है बिहार उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड अलग है और मुस्लिम वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड 2005 से पूरे शियों की संपत्ति महफूज रहे इसके लिए बाकायदा शिया वक्फ बोर्ड की अलग मांग कर रहा है। कम से कम आदमी पटल पर जाए या जिस वक्त डिस्कशन करे या बात करे तो कम से कम उसको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होने से पहले बोलना नहीं चाहिए। लिहाजा आप कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहते हुए एहतजाज कीजिए। ऐसी बात कतई ना कीजिए कि सरकारी इमारतें, बसेस आम जनता के ऊपर निशाना साधिए, इससे किसी की गोद उजड़ेगी, किसी का सुहाग लुटेगा। लिहाजा आप पूरी तरीके से पूरे मुल्क में शांति का माहौल बनाए रखिए, कोई ऐसी बात ना होने दीजिए जिससे इंसानियत का नुकसान हो, क्योंकि इस्लाम मजहब ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। महाराष्ट्र AIMIM अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा, जब मतदान पूरा हुआ तो सिर्फ करीब 50 वोटों का ही अंतर था। TDP के चंद्रबाबू नायडू और JDU के नीतीश कुमार ने डर के कारण PM मोदी का समर्थन किया, लेकिन 4 महीने बाद जब वे चुनाव में जाएंगे तो जनता का सामना कैसे करेंगे। अजीत पवार भी PM मोदी का समर्थन कर रहे हैं। अब जब बिल पास हो गया तो हम एक लड़ाई सड़क पर और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर ऐसे जज होंगे जो NHRC के चेयरमैन बनना चाहते हैं या रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट पाना चाहते हैं तो वहाँ न्याय नहीं मिलेगा। PM मोदी के शासन में ऐसे कई जज हैं जो रिटायर होते ही PM मोदी के पास जाकर अच्छी पोस्ट हासिल कर लेते हैं। कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी तो अंतर कितना था, सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए TDP के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, JDU के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके उसमें। तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी इसमें। आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है उसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो जो भी बेचने का है, 6 महीने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का। और करोड़ों रुपए की जमीन है, आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद की पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप ये वो जितना भी है ये किसकी जमीन के ऊपर है। नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है, तो आपने विवादास्पद कर दिया है। कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे, या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे ये जगह आप लिया है बोल,
आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये. वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा 2014 के बाद से उनकी राजनीति क्या रही। वे लव जिहाद, बाढ़ जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी की बातें करते हैं। उनका तरीका यही है कि मुसलमानों के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए चलते रहने दिया जाए। 1995 के वक्फ बिल के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं का आरक्षण देने का प्रावधान था, जबकि इस बिल में अधिकतम 2 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगर वे बदलाव चाहते तो उन्हें हिंदू कोड बिल में करना चाहिए। अगर संपत्ति मेरी है तो कोई और उसे कैसे हड़प सकता है? अगर वो हड़पी जाती है तो उसे वक्फ नहीं कहा जा सकता। अगर मैं अपनी आधी संपत्ति वक्फ के नाम कर दूं तो किसी को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देखिए ना, जो इनकी 2014 के इनकी राजनीति क्या रही है। कभी लव जिहाद, कभी फ्लड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी यूसीसी अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, उत्तराखंड ने कर दिया, बाकी प्रदेश भी अब करना चाहते हैं। हाँ, कभी ये आक्रमण करते हैं, अब शब्द बोलते हैं। तो इनकी जो रणनीति ये है कि किसी तरीके से जो मुस्लिम इशू है ये बरकरार रखा जाए ताकि इनको फ़ायदा हो, इसको राजनीति में फ़ायदा हो और वोट बटोरने में फ़ायदा हो। और यही मालूम है कि यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये चर्चा में रहेंगी, क्योंकि यही डिस्प्यूट सब चर्चा में रहेंगे अगले 3, 4, 5 सालों तक। और जैसे जैसे ये चर्चा में रहेंगे ये सोचते हैं कि इनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, पासमानदा नहीं, कौन सा ये पैसा तो खर्च करिए नहीं, कौन से देखिए जो पहला जो 1995 का बिल था ना, 1995 का बिल, उसमें से मिनिमम 2 महिलाओं की रिजर्वेशन थी। यहाँ इन्होंने मैक्सिमम कर दिया कि कौन सी महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए कुछ करना ही है तो हिंदू लॉ में ये प्रावधान लाइए ना कि जो हिंदू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो कोई भी बिल कर सकता है अपने बेटों के, अपनी बेटियों को नहीं देना चाहता तो नहीं देता, तो उसमें सुधार लाइए ना। अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है ना तो उसमें अमेंडमेंट लाइए, क्यों नहीं लाते? क्योंकि इनको मालूम है लाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। और आखिरी सवाल सर कि आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री ने भी आरोप लगाया कि किस तरह से जमीन वक्फ के नाम पे कब्जा किया जा रहा है। किसने कब्जा किया? जब प्रॉपर्टी मेरी है तो कैसे कब्जा हो सकता है? अरे वक्फ का मतलब मालूम है किसी को? वक्फ का मतलब मेरी अपनी प्रॉपर्टी को मैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दे लूँ, किसी का शेल्टर होम बना लूँ, महिलाओं बच्चियों के स्कूल दे दूं, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो कब्जा किसका हो सकता है? किसका कब्जा हो सकता है? कब्जा तो फिर वक्फ होगा नहीं ना। मैंने किसी की प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया तो आप जाकर उसको निकाल दीजिए। अरे मेरी अगर गुड़गांव में कहीं प्रॉपर्टी है तो मैं उसको आधी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे देता हूं तो कौन सी आपत्ति किसी हो? ये तो देखिए, ये एक ही धर्म के कानून में ये उसके आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। सुधार लाएं तो 1 नेशन 1 लॉ खुद ही कहते हैं, तो सब जो धर्म है उनके प्रति लाइए कानून। वक्फ संशोधन विधेयक पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा यह असंवैधानिक विधेयक है। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दे। मुस्लिम समुदाय उनकी प्रयोगशाला बन गया है। ये देश को नष्ट करने के तरीके हैं। एक दिन ये सामने आएगा कि देश को कमजोर करने में कौन कौन विदेशी ताकतों के साथ शामिल था। जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हो सकता है वहां से इंसाफ मिले और ये बिल वहां से रिजेक्ट हो जाए। असंवैधानिक बिल तो है ही है, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड का जो हमें धार्मिक आज़ादी हमें संविधान ने दी है, अपनी संस्थाओं को चलाने की आज़ादी दी है, वो इस बिल के माध्यम से खत्म की जा रही है। यहाँ पे कोई भी दूसरे धर्म के ट्रस्ट के अंदर या बोर्ड के अंदर किसी दूसरे धर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान है या कोई सिख है? बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं, क्या कोई मुसलमान है और गैर हिंदू मजहब का मानने वाला है? वक्फ बोर्ड के अंदर आपने एंट्री दे दी हिंदुओं को भी, और जो आपने 3 सांसद और 2 विधायक कंपलसरी बताए हैं उनके लिए भी आपने ये नहीं लिखा। पहले तो ये था कि मुसलमान होंगे, अब वो सांसद और विधायक भी दूसरे मजहब के मानने वाले हो सकते हैं। तो मुसलमान तो एक तरह से इनका एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है हिंदुस्तान को कमजोर करने की, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिशें हैं। और एक न एक दिन ये जरूर पता चलेगा, चाहे हम इस दुनिया में हों या ना हो, कि कौन कौन लोग बाहरी ताकतों से मिले हुए थे जो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे थे। तो क्या आप आए करके देंगे? आपने जो कानून लाए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर्स हैं
कि जहां पर सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है जमीनों का, जहां पर सरकार ने कब्जे कर रखे हैं जमीनों पे, जो जमीनें राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, वो जमीनें कलेक्टर साहब ही डिसाइड करेंगे कि किसको जाएंगी, और कलेक्टर साहब तो वही डिसाइड करेंगे जो सरकार चाहेगी। मुरादाबाद के अंदर 8000 वक्फ की जायदादें वक्फ बोर्ड में एनरोल हैं, और जबकि राजस्व में सिर्फ 28 एनरोल हैं, बाकी पे तलवार लटक गई, कब छीन ली जाए। और सरकार जब इसे ले लेगी तो सरकार तो नीलामी करेगी, बेचेगी, क्योंकि ये सरकार तो बेचने वाली सरकार है, और इन्होंने हर चीज बेची। इन्होंने रेलवे की जमीनें बेच डाली, इन्होंने और ट्रस्टों की जमीनें बेच डाली। अब हिंदू भाई खुश ना हो, कल को नंबर मंदिरों की जमीनों पे भी आने वाला है, वो भी इनके करीबी मित्रों को दे दी जाएंगी।